आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। उसके बाद हम इसकी एक खास प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। वो प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो चार्ज्ड बॉडी से निकलता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को राइट एंगल में इंटरसेक्ट करता है। इसके लिए हम कंप्यूटर साइमुलेशन का मदद लेंगे। कंप्यूटर साइमुलेशन से हम ये देखेंगे कि किस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस को राइट एंगल में इंटरसेक्ट करता है फील्ड लाइंस। फिर हम उसके रीजन पे चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। फिर हम बात करेंगे कि एक चार्ज्ड बॉडी, अगर किसी बॉडी में स्टैटिक चार्ज रहे तो उसका जो आउटर सरफेस होता है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ऐसा क्यों होता है। फिर अगर ऐसा हो, जैसा कि हमने इससे पहले बात किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस को राइट एंगल में इंटरसेक्ट करता है, और एक अगर चार्ज्ड बॉडी का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस हो तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, एमर्ज करेंगे, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो नॉर्मली एमर्ज करेंगे। बड़ा ऑब्वियस है। आप 0.2 और 0.3 को मिला ले तो आपको 0.4 मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह का सरफेस होता है, कोई भी सरफेस जिसके कि हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो सेम होता हो। यहां पर सरफेस रियल भी हो सकता है, अर्थात किसी रियल ऑब्जेक्ट का आउटर सरफेस भी हो सकता है, या फिर ये इमेजिनरी सरफेस भी हो सकता है। सो ये रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। तो देख लेते हैं कैसा बनेगा वो। तो मान ले कि एक पॉइंट चार्ज है, यहां पर इसमें चार्ज है पॉजिटिव कैपिटल Q। तो इससे कुछ डिस्टेंस दूर, फॉर एग्जांपल कि R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट अगर हो यहां पर, सो ये जो डिस्टेंस है ये R है। सो इस पॉइंट में इसका जो पोटेंशियल होगा, हम कह सकते हैं वो पोटेंशियल बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q ओवर R। ये R ये डिस्टेंस है। सो ये उस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है। उसी तरह से R डिस्टेंस दूर एक और पॉइंट अगर हम कंसीडर करें तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, ये भी डिस्टेंस अगर R हो तो इसका भी जो पोटेंशियल होगा वो इतना ही होगा। तो इस तरह से अगर आप वैसे सारे पॉइंट्स को एक साथ मिला ले तो आपको एक स्फीयर मिलेगा जिसका कि सेंटर ये पॉइंट चार्ज होगा। तो उस स्फीयर के हर एक पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होगा। तो इस इमेजिनरी स्फीयर को हम कह सकते हैं कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा। अब चलिए देख लेते हैं कंप्यूटर साइमुलेशन कि किस तरह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नॉर्मल होगा, और साथ ही साथ इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह का बनेगा। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है लाल रंग से, ये एक पॉइंट चार्ज है, और ये जो स्ट्रेट लाइन बाहर की तरफ निकले हैं ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये जो सर्कुलर आपको पर्पल कलर में ये जो लाइंस दिख रहे हैं, सर्कुलर लाइंस दिख रहे हैं या सर्कल्स दिख रहे हैं, ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो यहां आप ध्यान दें कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से नॉर्मली आउटवर्ड्स हो रहे हैं सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये भी देखें, जब एक पॉइंट चार्ज होता है तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं वो कंसेंट्रिक होते हैं, और उसके सेंटर में ये चार्ज रिसाइड करता है। हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले इस पे बात किया है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को अगर आप कंसीडर करें तो इसका हर एक पॉइंट, इस सरफेस में हर एक पॉइंट इस पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस दूर होगा। तो इसीलिए जब एक सिंगल चार्ज हो तब इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। और हर एक जगह पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्मली आउटवर्ड्स है। आप यहां पर देख ले, ये देखिए नॉर्मली आउटवर्ड्स है, यहां देख ले ये नॉर्मली आउटवर्ड्स है। मैं उम्मीद करता हूं कर्सर आपको दिख रहा हो। यहां भी देख ले, ये नॉर्मली आउटवर्ड्स है, यहां भी नॉर्मली आउटवर्ड्स है, हर जगह नॉर्मली आउटवर्ड्स है। अब थोड़ा सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और 2 पॉइंट चार्जेस कंसीडर करते हैं। सो 2 पॉइंट चार्जेस हम करेंगे कंसीडर। तो और दोनों चार्जेस के कारण बने हुए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है और जो फील्ड लाइंस है उन्हें भी हम देखेंगे। तो उसके लिए देखें, ये हो गए 2 चार्जेस
और ये फील्ड लाइंस सारे, ये जो कर्व्ड लाइंस ऐसे आपको दिख रहे हैं, ये सारे फील्ड लाइंस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। और यहां पर देखें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं वो कैसे बन रहे हैं। यहां एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं इक्विपोटेंशियल सरफेस के, वो ये कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। देखिए ये मर्ज कर जाएगा एक दूसरे के साथ, अगर बराबर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो तो वो मर्ज कर जाते हैं, लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इस पे हम बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, एक दूसरी वीडियो में हमने इस पे चर्चा किया है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको जरूर दूंगा, उसे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो यहां भी देखें जो फील्ड लाइंस है ये नॉर्मली आउटवर्ड्स है, किसी भी जगह पे आप देख ले, यहां पर देख ले ये भी नॉर्मली आउटवर्ड्स है। आप अगर यहां पर देखें तो यहां भी आपको दिखेगा ये नॉर्मली आउटवर्ड्स है। सरफेस से जो ये बाहर निकल रहा है राइट एंगल में निकल रहा है, तो यहां जो एंगल बनेगा ये एंगल राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा हर जगह, आप कहीं भी देख ले। सो ये इसका एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस का। अगला जो टॉपिक है वो देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा होने के पीछे का रीजन क्या है। तो मान ले कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है कुछ ऐसा, यहां पर ये हो गया एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, और किसी एक खास पॉइंट में यहां पर हम देखेंगे जो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगे वो फील्ड लाइंस कैसे होंगे, क्या ये नॉर्मल होगा इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे या नहीं होगा। तो सबसे पहले चलिए मान लेते हैं कि ये नॉर्मल नहीं हुआ तो क्या होगा। ये नॉर्मल नहीं है, हमने मान लिया नॉर्मल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक सर्टेन एंगल से इस सरफेस से बाहर निकल रहा है और वो एंगल 90 डिग्री का नहीं है, वो एंगल 90 डिग्री से कम है इस डायरेक्शन से अगर देखें तो। इसका मतलब अगर हम इसे इस सरफेस के डायरेक्शन में और इस सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे रिजॉल्व करते हैं तो हमें दो वेक्टर्स मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। ये था ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसका दो कंपोनेंट्स बना, एक तो यहां पर बना EH नाम दे देते चलिए इसे, एक कंपोनेंट EH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये एक कंपोनेंट बन गया EV, इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब अगर यहां पर मैं एक चार्ज रखता हूं, चलिए यहां पर रखा गया इस सरफेस के इस पॉइंट पे रखा गया एक चार्ज, मैंने पॉजिटिव स्मॉल लेटर Q चार्ज रखा, और एक पॉइंट मैं यहां कंसीडर करता हूं, एक और पॉइंट कुछ यहां पर, ये है वो पॉइंट। तो मान ले कि A पॉइंट में इस Q चार्ज को रखा गया था और एक पॉइंट हमने कंसीडर किया B पॉइंट। तो यहां पर देखें A पॉइंट से B पॉइंट में अगर ये चार्ज जाता है तो क्या कोई वर्क डन होगा, क्या सिस्टम कुछ काम करेगा या फिर हमें कुछ काम करके देना होगा। तो यहां पर अगर देखें, जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट EH बन रहा है हॉरिजॉन्टली दाहिनी तरफ, और हमें पता है कि जो फोर्स अप्लाई होता है एक चार्ज पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इस पे जो फोर्स एक क्रिएट होगा, मान ले वो फोर्स F है, तो हम कह सकते हैं कि ये फोर्स F ये बराबर होगा चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। चूंकि ये एक एंगल बना रहा जो कि 90 डिग्री नहीं है, तो EH का एक सर्टेन वैल्यू होगा, ये नॉन जीरो वैल्यू होगा जी, जीरो नहीं होगा। जीरो कब होता, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा निकलता या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता और ये एंगल 90 डिग्री का होता, तब इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता ये जीरो होता। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने माना ऐसा नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा ही है। हम इसी तरह से इसे प्रूव करेंगे। तो अब इसका जो ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के कारण इस चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई होगा F, जिसका कि मैग्नीट्यूड होगा कुछ इतना। अब A पॉइंट से B पॉइंट, मान लीजिए दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोज है, बहुत करीब है, तो A पॉइंट से B पॉइंट का डिस्टेंस या फिर कहे डिस्प्लेसमेंट बेहतर होगा, ये डिस्प्लेसमेंट A से B तक का है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R। और अगर वेक्टर फॉर्म में हम इस फोर्स को रिप्रेजेंट करें तो हम कहेंगे ये फोर्स एज वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेक्टर। अब देखिए वर्क डन A टू B, ये जो चार्ज A से B पॉइंट तक जाएगा तो ये सिस्टम कुछ काम करेगा।
तो ये सिस्टम कितना काम करेगा, मान ले सिस्टम W काम करता है, तो ये W ये बराबर हो जाएगा इस पे अप्लाइड फोर्स और उस डिस्प्लेसमेंट का। चूंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो चलिए इसे dr मान लेते हैं, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है। सो फोर्स इनटू एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। यहां ध्यान देने वाली बात है ये है कि ये जो EH है ये एक नॉन जीरो वैल्यू है। तो जब ये EH एक नॉन जीरो वैल्यू है, चार्ज तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो दो नॉन जीरो वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नॉन जीरो वैल्यू मिलेगा। दैट मीन फोर्स जीरो नहीं है, इस चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो जीरो नहीं है। जब वो फोर्स जीरो नहीं है और डिस्प्लेसमेंट कुछ हो रहा है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि फोर्स अगर एग्जिस्ट करे और उस फोर्स के डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, दैट मीन ये सिस्टम कुछ काम कर रहा है। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस के डेफिनेशन के हिसाब से दो पॉइंट्स के बीच, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट्स के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल, ये अगर 5 वोल्ट का होगा ये पॉइंट, तो उसी सरफेस में दूसरा पॉइंट में भी जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो भी 5 वोल्ट का ही होगा। तो किसी दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जीरो होता है। अब अगर आप यहां पर कुछ चार्ज रखते हैं एक पॉइंट में, तो मान ले एक पॉइंट है x और दूसरा पॉइंट है y। सो ये जो पॉइंट यहां पर था ये था x और ये पॉइंट था y। तो x और y पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, वो जीरो होना चाहिए। सो x पॉइंट का पोटेंशियल और y पॉइंट का पोटेंशियल दोनों बराबर है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि Vx माइनस Vy या Vy माइनस Vx, कुछ भी हो, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब हमें यह भी पता है कि एक चार्ज अगर रखा जाता है, Q चार्ज, एक सर्टेन पोटेंशियल में, एक सर्टेन पॉइंट में जिसका पोटेंशियल ये हो, उस पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट में जाते हुए जो टोटल वर्क डन होता है, सो यहां से इस पॉइंट से x से y तक जाते हुए जो वर्क डन होगा ये बराबर होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के। सो प्रैक्टिकली यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए, तो वर्क डन जीरो होना चाहिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट्स के बीच अगर चार्ज प्रोपगेट करता है, चार्ज का मूवमेंट होता है, तो उसमें चाहे हम कुछ काम करें या वो सिस्टम कुछ काम करे, दोनों ही केस में ये जीरो होना चाहिए। लेकिन हम यहां से जो कंप्यूट कर रहे हैं वो हमें जो वर्क डन का वैल्यू मिल रहा है वो एक नॉन जीरो वैल्यू मिल रहा है यहां से। सो ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन इसे जीरो होना चाहिए। सो ये गलत है, इसे जीरो होना है। जीरो ये कब होगा, देखिए dr एक पॉजिटिव वैल्यू है, मुझे पॉजिटिव नहीं एक नॉन जीरो वैल्यू कहना चाहिए। सो ये एक नॉन जीरो वैल्यू है। जीरो कौन हो सकता है, जीरो ये फोर्स हो सकता है। फोर्स जीरो कब होगा, यहां से देखें फोर्स इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन। सो फोर्स जीरो कब होगा, ये चार्ज जीरो नहीं हो सकता क्योंकि हमने माना एक सर्टेन चार्ज है वहां पर। तो कौन जीरो हो सकता है, EH जीरो हो सकता है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बन रही या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रहा वहां पर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसे कि हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह रहे हैं, जो कि सरफेस के अलोंग है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग है, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या फिर वो जो कंपोनेंट है उसे जीरो बनना है। सो यहां E का मैग्नीट्यूड, ये जो E है इसका जो मैग्नीट्यूड है ये जीरो नहीं होगा, बल्कि ये जो EH है इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसे जीरो होना है। तो ये जीरो कब होगा, थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, ये जीरो तभी होगा जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल हो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ। अगर इस तरह से ये नॉर्मल हो जाता है, 90 डिग्री बनाता है इस सरफेस के साथ, तो इसका जो भी कंपोनेंट हम इसके अलोंग, इस सरफेस के अलोंग बनाने का कोशिश करेंगे, मान ले कि वो EH है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है E इस केस में, तो हम इस केस के लिए हम ये कह सकते हैं कि EH, जैसा कि हमें पता है, इज इक्वल टू E उसका मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है कितना, 90 डिग्री। सो कोसाइन ऑफ 90 डिग्री या कोसाइन ऑफ पाई बाई 2। सो कोसाइन ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू जीरो।
कोसाइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। सो EH जो है ये 0 बन जाएगा। रीजन ये नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, रीजन ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ। तो ये होता है बेसिक रीजन कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री में करते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है कि एक चार्ज्ड बॉडी का जो सरफेस होता है वो सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो कोई भी एक चार्ज बॉडी आप कंसीडर कर ले, मान ले ये एक आर्बिट्ररी चार्ज बॉडी है कुछ ऐसा। तो यहां अगर कुछ चार्ज दिया जाता है, मान ले हमने कुछ चार्ज दिया प्लस क्यू अमाउंट, चलिए प्लस कैपिटल क्यू चार्ज दिया हमने, तो ये चार्ज क्या करता है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है इस सरफेस में इवनली। इवनली कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है कि कुछ देर बाद, बहुत ही कम समय बाद, उसका जो फ्लो है, चार्ज का फ्लो, वो फ्लो होना बंद कर देता है, फ्लो नहीं करता है वो, मतलब वो एक स्टैटिक सिचुएशन में आ जाता है, एक इक्विलिब्रियम में आ जाता है। सो उस स्टैटिक सिचुएशन में आने का मतलब क्या है कि चार्जेस का फ्लो नहीं हो रहा है। अगर चार्ज यहां से यहां फ्लो करता तो ये स्टैटिक नहीं होता चार्जेस। सो ये स्टैटिक हो जाते हैं। इसके पीछे और भी एक रीजन है कि अगर चार्ज का फ्लो होगा तो फिर ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सरफेस, इस सरफेस का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, किसी भी मटेरियल से बना हुआ उसका तो रेजिस्टेंस होगा, एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, उसके कारण ये हीट इवॉल्व करेगा। अगर चार्ज का फ्लो हो तो, चार्ज का फ्लो मतलब करंट, अगर रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो करता है तो फिर हीट जनरेट होता है। सो इस तरह से ये एनर्जी लूज करेगा। कब तक लूज करेगा एनर्जी, कभी ना कभी इसे एक इक्विलिब्रियम में आना ही है, और इक्विलिब्रियम में आया मतलब चार्जेस का फ्लो बंद हो गया। सो चार्जेस का अगर फ्लो बंद हो गया तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, हमें पता है कि अगर दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मान ले ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, सो P पॉइंट का पोटेंशियल और Q पॉइंट का पोटेंशियल, इन दोनों में देखिए Q और Q में कन्फ्लिक्शन हो जाएगा, फिर यहां भी हमने Q माना, यहां भी Q माना, तो मैं इस Q को R बना देता हूं। सो दो पॉइंट्स, पॉइंट P और पॉइंट R, सो पोटेंशियल है VP और VR। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर ये नॉन जीरो होता है, तो अगर आप कहीं पर चार्ज रखते हैं, मान ले VP VR से बड़ा है, सो यहां पर अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं प्लस Q डैश मान ले, तो ये यहां से यहां तक फ्लो कर जाएगा। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में पॉजिटिव चार्ज अपने आप मूव कर जाता है, सिस्टम उसे मूव कराता है। तो चूंकि यहां चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, कोई भी चार्जेस मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कोई भी चार्ज्ड बॉडी हो, उसका जो सरफेस है वो सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। और जब इसका सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो इससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगे, तो वो फील्ड लाइंस तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से नॉर्मली आउटवर्ड होगा। सो हर एक जगह पे जो भी फील्ड लाइंस निकल रहे हैं वो सारे फील्ड लाइंस नॉर्मली आउटवर्ड्स होंगे, कुछ ऐसे। सो इसी लॉजिक से आगे एक कॉन्सेप्ट जो कि हम आगे यूज करेंगे वो ये कि अगर मान ले एक चार्ज्ड वायर हो, एक चार्ज्ड वायर कुछ ऐसा हो, सिलिंड्रिकल वायर मान ले कुछ ऐसा हो, इसमें अगर चार्ज हो मान ले, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से नॉर्मल होगा। जितना आप क्लोज देखेंगे आपको दिखेगा ये नॉर्मली बाहर निकल रहा है, भले ही बाहर निकलने के बाद ये फ्रिंज कर जाए, कुछ ऐसे बाहर की तरफ निकल जाए, लेकिन जिस पॉइंट से वो बाहर निकल रहा है एग्जैक्टली उस पॉइंट में या उसके बहुत क्लोज, उसके विसिनिटी में अगर आप देखें तो आप इस रीजन में पाएंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो फील्ड लाइंस नॉर्मली आउटवर्ड्स हैं। इस कॉन्सेप्ट को आगे हम यूज करेंगे जब हम गाउसेस थ्योरम से किसी इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर के पास किसी एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे तब।